बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम रात के अंधेरे में कहानी के पार्ट 2 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से इल्तिमास है कि हमारे चैनल जरा सी आहट को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी न्यू आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। मगर तुम्हें इस वक्त जाने की जरूरत ही क्या है? मेरी बीवी सदफ मेरा इंतजार कर रही होगी। इसे तो ये भी मालूम नहीं कि मैं रास्ता भटक गया हूँ। वो तो मेरे अब तक वापस ना आने पर सख्त परेशान हो रही होगी। तुम्हारी बीवी कहाँ है? जेल किला के कस्बे में दामन को के रेस्ट हाउस में, जो शायद यहाँ से 20 मील दूर है। हाँ, जेल किला का कस्बा यहाँ से 20 मील ही दूर है। क्या तुम सुबह होने से पहले ये सफर करना चाहते हो? हाँ, बर्फबारी बंद हो चुकी है। मैं हर हालत में ये सफर करना चाहता हूँ और इसके लिए 1000 रुपए तक भी खर्च कर सकता हूँ। काश मुझे कोई घोड़ा और गार्ड मिल सकता। तुम्हारी ख्वाहिश इससे भी बहुत कम रकम में पूरी हो सकती है। वो कैसे? वो ऐसे कि यहाँ से थोड़े फासले पर एक पुरानी सड़क गुजरती है जो कभी जेल किला को शुमाली पहाड़ी इलाके से मिलाती थी। अब टूट फूट जाने की वजह से इस्तेमाल नहीं होती। इसकी जगह एक नई सड़क बनाई गई है जहाँ पुरानी और नई सड़कें मिलती हैं। इस रोड से रोजाना रात को 12 बजे एक बस गुजरती है जो सीधी जेल किला जाती है। अभी 10 बजे हैं। अगर तुम अभी निकल जाओ तो इस बस को पकड़ सकते हो। अब्दुल तुम्हें इस पुरानी सड़क तक छोड़ आएगा। तुम इसे कुछ इनाम दे देना। फिर इसने घंटी बजाकर अब्दुल को बुलाया और जरूरी हदायत दी और चंद शीशियां और सुराहियों से शरबत जैसी कोई चीज निकालकर एक मिक्सर बनाया और मुझसे कहा, इसे पी लो, ये तुम्हें सर्दी से महफूज रखेगा। जब मैंने इसे पिया तो गले से पेट तक आग ही आग लगती हुई महसूस हुई। इससे पहले कि मैं इसका शुक्रिया अदा करता, वो पीठ मोड़कर अपनी कागजों वाली मेज की तरफ पलट गया। अगले लम्हे हम हाल से बाहर थे। अब्दुल ने बाहर से ताला लगाया और बर्फ पर एक तरफ चलने लगा। इस वक्त हवा बंद थी लेकिन सख्त सर्दी थी। बादल छाए हुए थे और कोई तारा नजर नहीं आ रहा था। चारों तरफ खामोशी थी। सिर्फ बर्फबारी पर हमारे चलने की आवाज सुनाई दे रही थी। अब्दुल एक हाथ में लालटेन लिए खामोशी से आगे बढ़ रहा था और मैं इसके साथ कदम मिलाकर चल रहा था। मेरे ख्यालात का मरकज मेरा अजीबोगरीब मेजबान था। मैं इसकी कही हुई बातों के बारे में सोच रहा था। कुछ देर चलने के बाद अब्दुल एक जगह रुक गया और बोला, लीजिए आपकी सड़क आ गई है। सड़क के किनारे बनी हुई पत्थरों की दीवार को अपने दाएं तरफ रखते हुए चले जाइए। इस तरफ आप नई सड़क तक पहुंच जाएंगे। तो ये वो पुरानी सड़क है? हाँ, ये वो पुरानी सड़क है जिसका मालिक ने जिक्र किया था। मैंने पूछा, अब रोड यहाँ से कितनी दूर है? इसने बताया कि तकरीबन 2 मील दूर होगा। मैंने इसे 100 रुपए इनाम दिया तो इसने शुक्रिया अदा किया और बताया कि पैदल चलने वालों के लिए ये सड़क ठीक है, लेकिन घोड़ा गाड़ी बग्गी या बस के लिए अपनी तंगी और टूट फूट की वजह से मौजू नहीं है। फिर आगे चलकर रोड साइन के पास एक एक्सीडेंट के बायस पत्थर की ये हिफाजती दीवार टूटी हुई है और यही ये सड़क बड़ी और पक्की सड़क से मिलती है जहाँ से आपको बस मिलेगी। मैंने पूछा, ये एक्सीडेंट कब हुआ था और कैसे हुआ था? एक रात एक बग्गी अपनी सवारियों समेत सड़क का हिफाजती जंगला तोड़ते हुए 100 फुट गहरी वादी में गिर गई थी। ये वाकया कब पेश आया था? आज से तकरीबन 10 साल कबल। इसने कहा, खुदा हाफिज और वापिस चल पड़ा। चंद लम्हों बाद मैंने भी अपना सफर जारी रखा। अब मेरे लिए घबराने की कोई वजह नहीं थी। तारीखी के बावजूद बर्फ की वजह से वो पत्थरों की दीवार साफ नजर आती थी। चारों तरफ गहरी खामोशी थी। बर्फ पर चलने से मेरे कदमों की आवाज सुनाई देती थी। इस तन्हाई में मैंने अपने ज़हन को काबू में रखने के लिए कई जतन किए। पुरानी यादों का सहारा लिया और वक्त गुजारते हुए सफर जारी रखा। अब सर्दी मेरी हड्डियों में सरायत कर रही थी। हाथ पांव शल हो रहे थे। मैंने तेज तेज चलने की कोशिश की तो थक कर चंद मिनट सुस्ताने के लिए पत्थर की दीवार से लगकर खड़ा हो गया। उस वक्त मुझे दूर से टमटमाती हुई रोशनी नजर आई। पहले तो मैं समझा कि ये अब्दुल की लालटेन की रोशनी है, लेकिन रोशनी नजदीक आती जा रही थी। फिर एक की बजाय 2 मतवाजी रोशनियां नजर आई, जैसे किसी बग्गी की बत्तियां हों। अब इसमें शक नहीं था कि ये किसी
घोड़ा गाड़ी या बग्गी की बत्तियां होंगी। मैं हैरान था कि इस वक्त कोई बग्गी इस पुरानी टूटी हुई सड़क पर कैसे और क्यों सफर कर रही है। फिर ये रोशनियां तेज रफ्तारी से करीब आती चली गई और इनके पीछे एक बग्गी का हेवला दिखाई दिया। मैं इस वक्त इस बग्गी के आने को खुशकिस्मती की निशानी समझा और इसे रोकने के लिए सड़क के दरमियान खड़ा होकर हाथ हिलाने लगा ताकि जल्द रोड तक पहुंच जाऊं। कोचवान ने मुझे देखकर बड़ी मुश्किल से तेज रफ्तार घोड़ों को रोका। ये पुरानी तरस की बग्गी थी और इसमें 4 घोड़े जुते हुए थे। जैसे ही बग्गी रुकी मैं फौरन ही इसकी खिड़की खोलकर अंदर दाखिल हुआ और बग्गी चल पड़ी। अंदर 3 मुसाफिर मौजूद थे। चौथी खाली जगह पर मैं बैठ गया, मगर ये बात मेरे लिए हैरत अंगेज थी कि इस बग्गी के अंदर बाहर की निस्बत ज्यादा सर्दी और सलीन थी और एक नागवार सी बू भी फैली हुई थी। मैंने अपने हम सफर मुसाफिरों की तरफ देखा। तीनों खामोश बैठे थे। बातचीत की गरज से मैंने अपने सामने बैठे हुए आदमी से कहा, आज रात कितनी ज्यादा सर्दी है। इसने मेरी तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं बोला। तो मैंने बात बढ़ाने के लिए कहा, इस मर्तबा सर्दी का मौसम जोरों पर है। वो शख्स जिस कोने में बैठा था इसमें अंधेरा था। मैं इसके खदो खाल वाज़िया तौर पर नहीं देख सका था, लेकिन इसकी निगाहें मुझ पर जमी हुई थी। वो कुछ ना बोला। अगर कोई और वक्त होता तो मैं इससे नाराज हो जाता, लेकिन मौजूदा हालात में खामोश रहा। फिर मैंने अपने बाएं तरफ बैठे हुए आदमी से पूछा कि मेरे खिड़की खोलने पर इसे कोई एतराज तो नहीं होगा। वो भी ना अपनी जगह से हिला और ना ही कुछ बोला। तो मैंने दोबारा इससे यही सवाल किया, मगर नतीजा वही रहा। तब मुझसे सब्र ना हो सका और मैंने पर्दा खोलने के लिए इसे हाथ लगाया तो वो पर्दा टूटकर मेरे हाथ में आ गया। बाहर के शीशे पर मिट्टी की गर्द की तह जमी हुई थी, जैसे बरसों से इसे साफ नहीं किया गया था। मैंने बग्गी की हालत पर गौर किया तो इसकी हर चीज जंग आलूदा, गली सड़ी और नम आलूदा नजर आई, जिससे तकलीफ से बू उठ रही थी। फिर मैं तीसरे मुसाफिर से मुखातब हुआ और कहा, यूं लगता है कि ये बग्गी बरसों से गल सड़ रही थी और अब अफसोसनाक हद तक बुरी हालत में है। आप लोग गालबन किसी इमरजेंसी के तहत इसमें सफर कर रहे हैं, वरना तो ये रोड पर आने के काबिल नहीं है। इसने आहिस्ता से सर घुमाकर बगैर एक लफ्ज बोले मेरी तरफ देखा। ना जाने इसके इस तरह देखने और इन निगाहों में क्या बात थी कि मुझे अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। इसकी आंखों में गैर कुदरती चमक और जर्दी थी। अल्फाज मेरे गले में फंस के। अब मेरी आंखें उस अंधेरे में कुछ मानूस हो चुकी थी और मैं बेहतर तौर पर देख सकता था। मैंने अपने सामने बैठे हुए मुसाफिर की तरफ देखा तो वो भी मुझे गैर कुदरती चमक वाली जर्द आंखों से देख रहा था। मैंने अपनी आंखों के सामने हाथ लहराया और अपने साथ बैठे हुए आदमी को देखा। उफ खुदाया, वो जिंदा आदमी नहीं था बल्कि लाश थी। इन तीनों मुसाफिरों में से कोई भी जिंदा नहीं था, सब मुर्दा थे, सब लाशें थी। इनके चेहरों की जिल्द चिकनी और चमकदार थी, जैसी कि मरने के बाद नजर आती है। इनके बालों में सलीन थी। इनके कपड़े भी गल चुके थे, सिर्फ इनकी आंखें जिंदा थी। वो तमाम आंखें मुझे यूं देख रही थी जैसे मौत की धमकी दे रही हूँ। मैं मुर्दों के साथ सफर कर रहा था। मेरे मुंह से खौफ के मारे चीख निकली और मदद की आवाज दब कर रह गई। मैंने बाहर निकलने के लिए खिड़की को धक्का दिया तो इसे बंद पाया। वो खुलने से कासर थी। उस वक्त बादलों से चांद निकला तो मुझे रोड साइन और टूटी हुई पत्थर की दीवार की झलक नजर आई और फिर बग्गी उछली और नीचे गहराई में गिरती चली गई। फिर एक धमाका हुआ। मेरे बदन के मुख्तलिफ हिस्सों से दर्द की लहरें उठी और मैं जैसे अंधे कुएं में गिरता चला गया। यूं लगता था कि मैं बरसों बाद नींद से बेदार हुआ हूँ। मेरी बीवी सद्दब मेरे बिस्तर के पास बैठी थी। इसकी आंखों में आंसू थे और लबों पर शुक्राने के अल्फाज। इसने मुझे बताया कि मैं रोड के करीब खाई में गिर गया था। सुबह सूरज की शुआओं से मेरी बंदूक की चमक देखकर कुछ लोगों ने मुझे वहां से निकाला। मेरा एक हाथ टूट चुका था और सर में भी चोटें आई थी। मेरी जेब में पड़े हुए कागजों और दामन को के रेस्ट हाउस की वजह से मेरी बीवी को खबर पहुंचाई गई। मैंने अपनी बीवी से बग्गी के एक्सीडेंट के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वहां किसी बग्गी और हादसे के आसार नहीं थे, वरना लोग जरूर बताते। जब मेरी हालत संभली तो मैंने सारी बातें सिर्फ बूढ़े सर्जन को बता दी। इसने कहा, जिस बग्गी की तुम बात कर रहे हो वो हाकम वक्त की थी और वहां से गुजरा करती थी।
वो बगी पहाड़ों के पीछे इसके महल से इसके मेहमानों और सरकारी परिंदों को जेल कला लाने और ले जाने के लिए इस्तेमाल होती थी, और उस मुकाम पर ही इसका एक्सीडेंट हुआ था। इन्हीं दिनों उस वीरान इलाके में एक फार्म हाउस भी हुआ करता था, जिसमें एक आदमी और उसका नौकर रहते थे। जब वो मर गए तो लोगों ने इस फार्म हाउस का सामान लूट लिया और वो रफ्ता रफ्ता खंडर में बदल गया। लोगों का कहना था कि रात को इस खंडर से मौसीकी की आवाज आती है। फिर इसका नाम भूतों वाला खंडर पड़ गया। आहिस्ता आहिस्ता इस खंडर के निशानात भी मिट गए और वो जगह एक मैदान की हैसियत अख्तियार कर गई। अब वहाँ खंडर के निशान भी बाकी नहीं रहे। तुम इन सब मरने वालों की रूहों से मिले होंगे। तुम ये कहानी जिसको भी सुनाओगे वो तुम्हें पागल समझेगा। आज 30 वर्ष गुजरने के बावजूद भी मैं इस बात को हल नहीं कर सका कि क्या मैं उस रात एक ऐसी रूह का मेहमान बना था जिसके बर्फसार में बने मकान का खंडर भी मलिया में डूब चुका था। क्या मेरी हम सफर भी वो रूहें थी जिनकी बग्गी 100 फुट गहरी खाई में जा गिरी थी। आज भी जब मुझे उस रात के वाकयात याद आते हैं तो मेरी रूह लरस जाती है और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसके साथ ही अब मुझे दें इजाजत। मिलते हैं इंशाल्लाह एक न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।